Well, in this video, we are now going to solve these very short answer type questions from exemplar problem NCERT. So the question is an arbitrary surface enclose a dipole. एक आपके पास कोई एक arbitrary surface है जिसके अंदर आपने एक डाइपोल रखा हुआ है. आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस. तो उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा. तो सवाल देखिए कुछ इस तरीके का है. ये रहा आपके पास जो आर्बिट्रेरी सरफेस है, इसको हम नए पेन से बनाते हैं. दिस इज़ सम आर्बिट्रेरी सरफेस और इस सरफेस के बीच में आपने एक डाइपोल रखा है. तो डाइपोल क्या होता है. डाइपोल एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अरेंजमेंट होती है. दोज आर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस एंड मोस्ट ऑफन यू सेलेक्ट इट एज 2L. ओके, सो आप देखिए कि इसमें क्या होगा. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर आकर टर्मिनेट हो जाएंगी. हम यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यदि आपके पास एक इनक्लोज सरफेस है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस बाय एप्सिलॉन ज़ीरो. आप यहाँ देखें, इसमें नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस क्या होगा. -Q + Q, ओके, डिवाइड बाय एप्सिलॉन ज़ीरो. सो न्यूमरेटर में जीरो आएगा. जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस मीन्स जो फ्लक्स होगा थ्रू दिस इनक्लोज सरफेस इज इक्वल टू ज़ीरो. सो दिस इज व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम अस इन दिस क्वेश्चन. तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ये है क्वेश्चन नंबर 1.15. सो आपको कहा गया कि एक मेटलिक स्फेयर है, उसका जो इनर रेडियस है वो R1 है. यू हैव ए मेटलिक स्फेयर ऑफ रेडियस R1. इसकी जो इनर रेडियस है वो R1 है एंड द आउटर रेडियस इज R2. सो यू हैव ए मेटलिक स्फेयर ऑफ दिस काइंड. दिस इज ए मेटलिक स्फेयर and it's having the inner radius R1, having inner radius R1 and the outer radius is R2. So there is some outer part of this sphere. Now this outer radius is R2, right? So what will happen then. A charge Q is placed at the center of spherical cavity. आपने क्या किया है कि चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड ओवर हियर, इसमें सेंटर में रखा है. वट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी. आपको कहा है कि आप सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालिए. इनर सरफेस पर कितनी होगी और आउटर सरफेस पर कितनी होगी. तो देखिए आप, जो डेंसिटी होती है ना, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, पहले हमें ये सीखना है. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी. सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा इट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया. ओके, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया. यदि आपको अब इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, मतलब ये इस रीजन में कितना चार्ज जनरेट होगा, तो पहले आप वो देख लें. यदि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ इस इनर सरफेस के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली जनरेट हो जाएगा. इट इज़ समथिंग लाइक दैट. सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू -Q अपॉन सरफेस एरिया. इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr1 स्क्वायर. सो आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1. एंड द आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी. यदि यहाँ इनर सरफेस के ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा तो ये आउटर सरफेस के ऊपर यहाँ पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा. रफली समय बचाने के लिए हम ऐसे कर देंगे, इसके इनर सरफेस में आगे इसका ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, राइट. और आउटर सरफेस के ऊपर फिर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है जनरेट हो जाएगा. सो दिस इज एट ए डिस्टेंस R2 फ्रॉम द सेंटर. सो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर सरफेस क्या होगा. सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर सरफेस. आउटर सरफेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होना चाहिए. आउटर इज इक्वल टू, आउटर सरफेस पर चार्ज है +Q और सरफेस एरिया होगा 4πr1
r2 square. This is equation number 2. So this is the inner surface charge density and this is the outer surface charge density. So now we will move our discussions to the question number 1.16. So question number 1.16 is dimensions of an atom are of the order of an angstrom. जो एटम के जो डायमेंशंस हैं हम लिख दें कि जो उसका रेडियस होगा वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 आंगस्ट्रॉम हो सकता है. ओके, दस देयर मस्ट बी लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. तो अब आप देखें कि यदि आर बहुत कम है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए. तो देखिए ये आपके पास कोई न्यूक्लियस हो गया, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड and electron is revolving around this nucleus and this is negatively charged. Now the atom is approximately of the order of, उसमें जो रेडियस है वो ऑंगस्ट्रॉम के रेंज का है 1 2 3 whatever it may vary like this. आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है दिस इज 1/4πε0. दिस इज सोर्स चार्ज डिवाइड बाई द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, उसका स्क्वायर होता है. ना इफ दिस वैल्यू ऑफ आर इज वेरी स्मॉल, इफ आर इज स्मॉल देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ओके, सवाल आपसे ये पूछा गया है यदि ऐसी संरचना होती है तो फिर कंडक्टर के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो क्यों होता है. हालांकि होना बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि हर एटम जो है उसकी जो रेडियस है वो बहुत कम है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट करेगा, तो फिर कंडक्टर के अंदर तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. ऐसा क्यों है? सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेस चार्ज. इसमें जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं दे आर डिस्टिंक्ट एंड दे हैव देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो एग्जिस्टेंस होती है दिस इज इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होती है. एंड द एक्सेस चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होगा वो एक्सेस चार्ज की वजह से होगा, बट द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, नेट चार्ज हम ऐसा लिख दें क्यू नेट इनसाइड द कंडक्टर Q net inside the conductor is 0. So net charge inside the conductor is 0. So we can say that there is no electric field inside the conductor. So now we will shift our discussion to the next question. Question number 1.17 now. If total charge enclosed by the surface is 0, यदि किसी surface के अंदर जो net charge enclosed है वो 0 है, हम यहाँ लिख दें Q net is equal to 0. Okay? सो इसका क्या ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज़ जीरो? क्या इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज़ जीरो होगा? हम ऐसा करते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ. हम इसके लिए गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं. बाय यूजिंग गॉस लॉ यदि हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं E dot ds is equal to net charge divided by epsilon 0. So now if this net charge inside the surface is 0, अब क्या मतलब है कि क्या इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0? नो, देयर आर द पॉसिबिलिटीज दैट जो गॉस लॉ में क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ बिकॉज ऑफ द चार्ज इनसाइड as well as outside, inside as well as outside the Gaussian surface will contribute. But to the right side of the equation it is only the charge inside the Gaussian surface will contribute. ओके, सो यदि मान लीजिए आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है
इसमें यदि गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो भी होता है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन भी because of the charge outside the Gaussian surface, right? So conversely it happens in the same manner. So this is all about the answer of this question. Now we'll move ahead for the question number 1.18. इस सवाल में हमें कहा गया है कि स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो सिलेंडर। एक आपके पास हॉलो सिलेंडर है, इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्केच करें। तो आपके पास जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है। So these electric field lines are of this kind. So diagram not able to draw these well. पेन स्लिप हो जाने की वजह से मुझे थोड़ा परेशानी होगी। Okay, so we have to accept it like this. So this is the diagram, and here it's the positive charge, and here there is a positive charge, but basically this positive charge is on this edge. It is like this, and here positive charge is over here, and here positive charge is like this, right? So now the electric field lines, so जो इसका जो बीच का space है, ये this is hollow part, right? So electric field inside the this hollow sphere is equal to 0 because charge inside it is equal to 0. और यहाँ से जो field lines होंगी, these field lines will be perpendicular to the surface, as you know about the properties of the field lines, right? And here it is the same situation. Electric field lines are perpendicular to the surface, okay, and they are emerging outside because of the positive charge. From here on, the field lines will be toward this direction. It is somewhat difficult to draw the lines because the pen will slip, so I'm sorry for it. So field lines will look like this, and they are perpendicular to the surface, right? So these field lines will look like this. So this is all about the answer of this question. Now we will move ahead for another question. Now this question is very interesting for competitive exams also. So this is question number 1.19. आपसे पूछा गया है कि what will be the total flux through the faces of the cube of the figure 1.19. तो ये फिगर है 1.19. तो आपसे पूछा गया है कि टोटल फ्लक्स क्या होगी इसके फेसेस से यदि आप चार्ज को एक कॉर्नर ऑफ द क्यूब पर रखते हैं। आप क्यूब के एक कॉर्नर पर रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये रहा आपका एक क्यूब, और इस क्यूब के यदि आप एक किनारे पर रखते हैं तो एट पॉइंट ए, आई मीन यू कैन कंसिडर दिस इज पॉइंट ए। यदि आप इसको यहाँ रखते हैं, सो और आई कैन से यस दिस इज एट पॉइंट ए, हम यहाँ रख लेते हैं, या ए यहाँ रहने देते हैं, कोई बात नहीं, विल टेक दिस एज पॉइंट ए। यदि आप यहाँ रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। देखिए फ्लक्स को निकालने के लिए आपको गॉसियन सरफेस की ज़रूरत होती है। आपने क्या करना, गॉसियन सरफेस से हम क्या करते हैं, यदि आपका मान लो जो चार्ज है वो यहाँ है, तो विद द हेल्प ऑफ द गॉसियन सरफेस वी विल ट्राई टू इनक्लोज दैट चार्ज। इनक्लोज करना होता है। तो हम क्या करेंगे, आपने इस पॉइंट के ऊपर गॉसियन सरफेस चार्ज रखा, और इसके किनारे एक गॉसियन सरफेस जनरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक क्यूब से आप इसको घेर देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इनक्लोज करने के लिए। देखिए आपने कितने क्यूब रखे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 8। तो आपको 8 क्यूब्स अरेंज करने पड़ेंगे टू इनक्लोज दिस चार्ज लोकेटेड एट पॉइंट ए, राइट। सो टू डू दिस आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, दिस इज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू नेट चार्ज क्यू डिवाइड बाई 8 epsilon 0. It will be shared by the 8 faces.
सो इट इज़ q by 8, राइट। सो नाउ अनदर केस जो है हमारे पास, जो दूसरा केस है, यदि आप इसको करते हैं मिड पॉइंट ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, यदि आप इसको चार्ज को यहाँ रखते हैं, इफ़ यू विल प्लेस दिस चार्ज एट दिस पॉइंट बी, यदि आप इसको बी पॉइंट पर रखते हैं तो अभी आपको सेम सिचुएशन बनानी है। आप यहाँ देखें, ये तो ए पॉइंट की एक्सप्लेनेशन हो गया, अब हम बी पॉइंट के लिए चलते हैं। यदि आप इसको यहाँ रखते हैं, इस पॉइंट पर रखते हैं, तो आपको सेम वही प्रोसेस करना है। अब आप इसको इनक्लोज करना है, तो इनक्लोज करने के लिए आपको कितने क्यूब लगाने पड़ेंगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो योर चार्ज विल बी शेयर्ड बाय द 4 फेसेस, राइट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, हम इसको ऐसा लिख दें, E डॉट डी एस विल बी क्यू बाई 4 एप्सिलॉन 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें इन फिगर्स, जिसको मैंने ऑलरेडी अरेंज करके रखा है समय बचाने के लिए, तो इसमें क्या होगा, इफ सी, यदि सी पॉइंट के ऊपर आप रखते हैं सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, यदि आप चार्ज को यहाँ रखते हैं, इफ यू विल प्लेस योर चार्ज एट दिस पॉइंट, सी पॉइंट के ऊपर रखते हैं, अब यदि आपको इसको इनक्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स आपको और लगाना पड़ेगा, क्यूबिकल बॉक्स आपको और लगाना पड़ेगा। तो आपका जो चार्ज होगा वो 2 फेसेस के बीच में शेयर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी फ्लक्स होगी सी पॉइंट में, तो उसको हम कुछ ऐसा लिखें, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और डी केस में एक ऐसा होने वाला है, डी केस में ऐसा होगा कि यदि आप अपने चार्ज को मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी रखते हैं, बी और सी के मिड पॉइंट में यहाँ रखते हैं, तो सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली। आपको इसको इनक्लोज करने के लिए एक ही बॉक्स इधर लगाना पड़ेगा, क्यूबिकल बॉक्स। सो योर नेट चार्ज इज इक्वल टू this once again, this is E dot ds is equal to q upon 2 epsilon 0. This is equation number 4. With this, I'm going to close this video. Thank you very much.